ये चाहूंगा कि आप लोगों का क्या कंसेप्ट है कम्युनिकेशन के बारे में। कोई वॉलंटियरली बताएगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स टू यू, मतलब क्या कंसेप्ट है इस चीज का। जी जी प्लीज बताएं। हाँ ठीक है। with the communication of ideas, just communication and conversation, right? Anyone else who want to contribute? मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन जो है टूल है जो कि हम अपने थॉट्स और आइडिया को अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर कर सकते हैं। दिस इज कम्युनिकेशन। मैंने एक वर्ड यूज किया कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको आप किस कंसेप्ट से देखते हैं? जी प्लीज। This is like how perfectly you tell another human what you see, what you know, and what you think about him or her. Almost there. ये है जी सर, प्लीज बताएं। Communication skill is the process in order to share your ideas, thoughts, and message effectively. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप कम्युनिकेट तो हम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक बात इस तरह की, जिस तरह ये बैठे हैं, रेहान बैठे हैं, उसको मैंने कहा कि रेहान, अब इस चीज को मैंने, रेहान आप इधर आइए, इस तरह मैंने कहा। सेम जो है उस चीज को मैं इस तरीके से रिफ्रेश करता हूं, इस तरीके से अल्फाज का चुनाव करता हूं, या मैं अपने टोन को इस तरह फ्लेक्सिबल करता हूं कि उस चीज को जो मैं चाहता हूं, जो मैं प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिविटी चाहता हूं, वो लेकर आऊं। इस चीज को, ये जो वे ऑफ कम्युनिकेशन मैंने की है, इसको कम्युनिकेशन स्किल्स हम कहते हैं। समझ आ गई है? नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाइएगा। सर ने जिस तरह कहा, अगर हम हु इज डूइंग दिस थिंग, अच्छा सबसे पहले मैंने जिस तरह अर्ज किया कि व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल्स, इफेक्टिवली टू ब्रिंग द प्रोडक्टिविटी फ्रॉम योर कम्युनिकेशन इज व्हाट एक्चुअली वी कॉल द कम्युनिकेशन स्किल्स। अपने कन्वर्सेशन से या किसी भी तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो और उससे जो आप आउटपुट चाहते हो वो अगर आप हासिल करते हैं, तो उस चीज को, जो आपने वे एक मीडियम यूज किया, उस चीज को हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। फिर बात आ जाती है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। जिस तरह मोहतरमा ने पहले अर्ज किया कि हम बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हमारे पास आ जाते हैं जहां पे पास मेरे पास विजन होता है, आइडियाज होते, इंफॉर्मेशन होते, बट वी आर अनेबल टू शेयर दैट विद द पीपल दैट आर अराउंड अस। सही है? तो वो जो एक इंपॉर्टेंस है यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स का, वो ये आ जाता है कि जो आपके पास एक इल्म का लबाग ने खजाना दिया है, वो आप शेयर कर सकते हैं और उस चीज से दूसरे लोगों को फायदा हो जाता है। समझ आ रही है? इसके अलावा प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप जाते हैं, तो अगर आप एक बात नॉर्मली कम्युनिकेट करते हैं और फिर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर किया हुआ है, तब कम्युनिकेट करते हैं, उस चीज में बहुत ज्यादा फर्क होता है। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर है, तो ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर आते हो। चाहे फिर आप अपनी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे फिर प्रोफेशनली किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे हो, ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, तो आप टेबल पर प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिविटी लेकर आते हो। फिर हमारे पास आ जाता है कि कम्युनिकेशन के जो दो मेन टाइप्स है, एक हमारे पास है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा हमारे पास है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जिसमें हम जो है जुबान के अल्फाज का वो करते हैं, उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें हमारे पास मीटिंग्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास कॉल्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं आपके इंटरेक्टिव सेशंस आ जाते हैं, मैसेजेस आ जाते हैं। मैसेजेस तो खैर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, जिसमें आप बातें करते हो, डायरेक्टली किसी बंदे के साथ इन्वॉल्व होते हो, प्रेजेंटेशंस हो गए, हम आगे पढ़ लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तमाम वो कम्युनिकेशन के जराए हैं जिसमें हम बात नहीं करते, या ईमेल लिखते हैं, या मैसेज लिखते हैं, या साइन लैंग्वेज यूज करते हैं, या किसी भी तरीके से जिसमें बात नहीं करते लेकिन हम अपना अपनी बात कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि इसमें मीटिंग्स आ जाते हैं, कॉल्स आ जाते हैं, प्रेजेंटेशन आ जाते हैं। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसमें आपके लेटर्स हो गए, ईमेल्स हो गए, प्रपोजल्स हो गए, टेक्स्ट मैसेजेस हो गए, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, आपके गेस्चर्स हो गए, आपके बॉडी लैंग्वेज हो गया, आपके साइन लैंग्वेज, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती है। अब सबसे अगर मैं आसान अल्फाज में आपको यहाँ पे ये बात समझाऊं कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, उसमें से जिस तरह आजकल एक वेव चला है पूरे पाकिस्तान में, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू दिस बाय द वे? कितने लोग हैं जो बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए? लुकमान साहब नहीं जाना चाहते? तकरीबन 60% लोग ऐसे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है हमारे नौजवानों की कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि यहाँ से लोग बाहर जाना चाहते हैं। अब आप एक ईमेल लिख लेते हो बाहर मुल्क के कंट्री में, बाहर कंट्री के किसी प्रोफेसर को, अब उस ईमेल को एक आम बंदा लिख लेता है, दूसरा ईमेल जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसके बेहतर है वो बंदा लिख लेता है, तो उसमें डिफरेंट होता है। एट द एंड ऑफ द डे
जिसका ईमेल बेहतर होता है, जिसने अपने खुद को पोर्ट्रे सही तरीके से किया होता है, वो सेलेक्ट हो जाता है। जिन्होंने नहीं किया होता है, जो जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अनफॉर्चुनेटली नहीं बेहतर होते, वो वहां पे नहीं जा पाता। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि आपकी जो तमाम प्रोफेशनल स्किल्स है, राइटिंग के लिहाज से, प्रपोजल राइटिंग के लिहाज से, आपके जो ईमेल्स है, लेटर्स है, या इसके अलावा अगर आप कहीं पर मीटिंग्स में जाते हो, मैंने फोकस जो रखा हुआ है मीटिंग्स पे ज्यादा रखा हुआ है, क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, कम्युनिकेशन स्किल के लिए पूरा एक दिन चाहिए, इसलिए मैंने ज्यादा फोकस मीटिंग्स और इंटरेक्टिव सेशन कम्युनिकेशन पे रखा हुआ है। उसमें होता यह है कि जो मीटिंग्स है, सोशल नेटवर्क में जो हमारे सोशल वर्क है, उसमें हमें ज्यादा मीटिंग्स में कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत होती है। ठीक है, तो उस पर मैंने ज्यादा फोकस रखा हुआ है। बहरहाल हम चाहते हैं कि आपका अगर रिटर्न पे भी हम आ जाएं, रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स पे किसी दिन इंशाल्लाह उस पे भी वो करेंगे, तो वो भी आपके बेहतर हो। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे हो, तो सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ ह्यूमैनिटी को फायदा दे रहे हो, बल्कि प्रोफेशनली हम आपके स्किल्स को पॉलिश करें। वो भी ब्लड चेन पाकिस्तान का एक एम है, और वॉलंटियर डेवलपमेंट हमारा एम है कि हम चाहते हैं कि हमारे वॉलंटियर सारे जो है उसकी तमाम स्किल्स जो है वो पॉलिश हो हमारे साथ। कैन यू प्लीज मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि चूंकि टाइम कम है, इसलिए मैंने बहुत कम ऐसे सिर्फ प्रोटोकॉल्स लिखे हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे, और उन प्रोटोकॉल्स के बेस पर आप इंशाल्लाह जब यहाँ से जाएंगे तो आप एक बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ जाएंगे, और इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मैनरिज्म। जो भी आज हम चीजें डिस्कस करेंगे, उस चीज को रिमेंबर, याद रखिए कि मैनरिज्म इज द की। जहां पे भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसी के साथ भी इंटरेक्शन कर रहे हो, मैनरिज्म इज द की। आपके मैनर्स सही होने चाहिए, आपकी ठीक ठाक मैनर्स होने चाहिए। रिस्पेक्ट द नेक्स्ट पर्सन, इवन इफ यू आर टॉकिंग टू द नेक्स्ट पर्सन, इवन इफ यू आर लिसनिंग टू द नेक्स्ट पर्सन, रिस्पेक्ट हिम, रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट। जिस इन्वायरमेंट में आप बैठे हैं उसको रिस्पेक्ट करो। आप जितने मैनरिज्म को ज्यादा फोकियत दोगे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में, उतना ही ज्यादा आप प्रोडक्टिविटी लेकर आओगे, और जितना प्रोडक्टिविटी लेकर आओगे उतना ही आपके ऑर्गेनाइजेशन को या आपको उस चीज का फायदा होगा। फिर हमारे पास आ जाता है कि कम्युनिकेशन आपने स्टार्ट कैसे करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल, यू आर सिटिंग इन अ मीटिंग। सही है, आप कहीं पर मीटिंग करने जाते हो, ब्लड चेन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, कहीं पे एक ऑफिशियल मीटिंग करने गए हो, तो सबसे पहले बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपने खुद को इंट्रोड्यूस करना है। दिस इज हाउ यू स्टार्ट द कम्युनिकेशन। मेरा नाम सनाउर रहमान है और मैं ब्लड चेन पाकिस्तान में फलां ओहदे पर काम कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लुकमान साहब है, वो कह रहे हैं कि मेरा नाम लुकमान हकीम है और मैं फाउंडर हूं ब्लड चेन पाकिस्तान का। हम इतने साल से इस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं। आपका नाम आ गया, आपका डिजिग्नेशन आ गया, आपका ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा, जिस तरह मैंने कहा कि ब्लड चेन पाकिस्तान 3, 4, 5 जितने साल से काम कर रहा है वो आपने बता दिया। तो इस तरीके से अगले बंदे को पता चल जाता है कि ये बंदा क्यों मेरे साथ इंटरेक्शन करना चाह रहा है और कहां से आया हुआ है। इसके अलावा जब आप इंट्रोडक्शन करते हो और आप किसी के रेफरेंस से अगर गए हो, अगर आप किसी के रेफरेंस से गए हो, फॉर एग्जांपल हम अपने बड़ों के रेफरेंस से जाते हैं, लुकमान साहब के रेफरेंस से कहीं पर जाते हैं, और मैं एक दूसरे, व्हाट इज योर गुड नेम सर? सबूर खान। फॉर एग्जांपल सबूर खान डीसीए पेशावर के, अब हम एक इवेंट अरेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सबूर खान डीसीए सीएसएस के बगैर मैंने इनको डीसी बना दिया, दुआएं देते रहना मुझे। तो मैं इनके पास जाता हूं और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि सर हम यहाँ पे एक इवेंट अरेंज करना चाह रहे हैं, आप हमें उस चीज में हेल्प आउट करें, एनओसी दे दे, स्पॉन्सरशिप दिला दे, या सिक्योरिटी एनओसी, जितने भी उनके प्रेमिसेस में काम आते हैं, उस सिलसिले में मीटिंग करना चाह रहा हूं। लेकिन मैं खुद उसको नहीं जानता हूं, लुकमान साहब जानते हैं, ठीक है। अब मैं वहां पे गया हूं तो मैंने इस चीज को भूलना नहीं है कि मैं उसको ये बताऊं कि लुकमान साहब के रेफरेंस से। मैं इस तरह कहूंगा, सबूर साहब, मेरा नाम सनाउर रहमान है, मैं फलाने डिजिग्नेशन पे ब्लड चेन पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ, लुकमान साहब के रेफरेंस से आपसे मिल रहा हूँ। अगर आप किसी के रेफरेंस से जा रहे हो तो ये बात जरूरी याद रखें कि आपने ये चीज मेंशन करनी है वहां पे कि मैं फलाने बंदे के रेफरेंस से आ रहा हूं। फिर हमारे पास आ जाते हैं वार्म फेशियल एक्सप्रेशन। डल फेस कहीं नहीं लेकर जाए प्लीज। अगर आप कहीं पर जाते हो और आप खुद इतने मुरझाए हुए हैं कि अगले बंदे को मजा ही नहीं आ रहा आपसे बात करने का, तो बात ही क्यों करे। मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही, तो मैं तेज बोल रहा हूं, आ रही है? चलिए मैं रख लेता हूं। अगर आप डल फेस के साथ जाते हो ना कहीं पर, अगले बंदे को मजा ही नहीं आता आपसे बात करने का। अगर आपके फेशियल एक्सप्रेशन मजे के हैं, वार्मनेस से, एक खूबसूरत आप फेस लेकर जाते हो कि सर मेरा नाम ये है, ये जो एक एनर्जी होती है, आप लोगों ने फेस की होगी, इस चीज को देखा होगा। जितना आप ज्यादा एनर्जी लेकर आते हैं अपने बात में, उस चीज, एनर्जी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप ऊंची ऊंची आवाज में बातें करेंगे, जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे। एक एनर्जी होती है जिसको आप फील कर सकते हैं कि ये बंदा एनर्जेटिक है, बात करने में मजा आ रहा है,
समझ आ रही है? तो हमेशा एक वार्म फेशियल एक्सप्रेशन अपने रखें। कहीं पर भी आप मीटिंग में जा रहे हो, अगर मीटिंग में नहीं जा रहे हो, कहीं पर एक आम बंदे से, फॉर एग्जांपल लुकमान साहब आपसे रास्ते में मिलते हैं और आपका कोई छोटा सा काम है, ठीक है, आपने जो प्रोटोकॉल है वो पूरे करके आप उनसे बात करना चाह रहे हो, तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप डिप्रेस भी हो पीछे, तो आपने वहां पे बहुत खूबसूरत फेशियल एक्सप्रेशन के साथ उनके साथ बात करनी है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं इफ यू आर सिटिंग और स्टैंडिंग। मीटिंग में आप जो होते हैं कभी बैठ रहे होते हैं, जिस तरह मैंने अभी कहा कि आप रास्ते में मिल रहे हो या कहीं पर मिल रहे हो जहां पे आपको खड़ा होना पड़ रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, उस दरमियान आपको मौका मिलता है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोग्राम हो रहा है, इस दरमियान एक ब्रेक आ जाता है, उस पर मैं रेहान साहब से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, उनसे कोई चीज पूछने की कोशिश कर रहा हूं, कोई भी मेरा काम है उनसे, तो अगर मैं उनसे मिलता हूं तो वहां पे तो बैठने का मौका नहीं मिलता है, तो आप मेक श्योर करें कि अगर आप बैठ रहे हैं या आप खड़े हो रहे हैं, हमेशा एक बैलेंस पोस्चर रखें। ऐसे नहीं खड़े हो प्लीज ना, अगर आप बैठे हैं तो ऐसे ना बैठा करें, आपका हमेशा इस चीज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। इफ यू आर स्टैंडिंग स्टिल, आपका पोस्टर अच्छा है, दिस ब्रिंग कॉन्फिडेंट इनटू योर मैसेज एंड द कम्युनिकेशन दैट यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल। समझ आ रही है? जितना आप बैलेंस बैठे हो, जितना आप तगड़े बैठे हो, उतना ही ये चीज आपको फायदा देती है। अच्छा, ये एक चीज है जो बहुत सारे लोग करते हैं, फॉर्मल मीटिंग पे बहुत सारे चूज करते हैं, क्रॉस लेग बैठ जाते हैं, एक पांव दूसरे पांव के ऊपर रख लेते हैं, बहुत, मुझे तो बहुत बुरा लगता है। फॉर्मल ये चीज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप क्रॉस लेग्स बैठ गए हो, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे सर बैठे हैं, आप उनसे मिलने गए हो और आप वो अपने ऑफिस में बैठे और आप उनके सामने बैठ जाते हो और आप अपना एक टांग दूसरे टांग के ऊपर रख लेते हो, ये तो आप उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप मुझसे मिलने आए हो, मेरा ऑफिस है और मेरी यहाँ पे वो है, बदमाशियां चल रही है। समझ आ रही है? तो क्रॉस लेग बैठना हमेशा इस चीज को, फॉर्मल मीटिंग में, इनफॉर्मल में आप कुछ किस तरह में बैठ जाए, फॉर्मल मीटिंग में इस चीज को हमेशा अवॉइड करें। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि ये जो आपका टोन होता है, इसको नॉर्मल रखें, सोफिस्टिकेटेड रखें, नफीस रखें, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे अल्फाज बोला करें। समझ आ रही है? अगर आप अपने टोन को बहुत ज्यादा स्लो कर लेते हो, बहुत ज्यादा स्लो बोल रहे होते हो, तो उस चीज में होता यह है कि अगले बंदे को लगता है कि ये तो फखर कर रहा है, गरूर कर रहा है। अगर आप इस चीज को बहुत ज्यादा ऊंचा कर लेते हो, तेज तेज बोल रहे होते हो, तो अगले बंदे को वियर्ड लगता है ये चीज। तो आपने एक नॉर्मल सा टोन, ना बहुत ज्यादा तेज बोलना है आपने, ना बहुत ज्यादा स्लो बोलना है, एक नॉर्मल सा सोफिस्टिकेटेड सा टोन आपने रखना है और बहुत ज्यादा नफीस अल्फाज का इस्तेमाल करना है आपने। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसे इंडस्ट्री से काम कर रहा हूं जहां पे हमें क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करना होता है, तो उसमें से अगर मैं किसी के साथ बात कर रहा हूं, तो उसमें हम ये कहते हैं कि जिस तरह मैंने अभी लुकमान साहब को कॉल करूं, तो मैं ये भी कह सकता, लुकमान साहब सनाउर रहमान बात कर रहा हूं, सही है। सेम थिंग को अगर मैं रिफ्रेश करूं और मैं कहूं कि लुकमान साहब सनाउर रहमान अर्ज कर रहा हूं ब्लड चेन पाकिस्तान से, नाउ यू सी द डिफरेंस ऑफ दिस थिंग। उसको मैंने सिर्फ एक चीज, एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज किया कि अर्ज कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, अर्ज कर रहा हूं, एंड यू फील द डिफरेंस, राइट? अगले बंदे भी इस चीज का बहुत ज्यादा असर होता है। इफ यू रिस्पेक्ट द नेक्स्ट पर्सन, ही विल श्योरली रिस्पेक्ट यू। सही है? अगर आप अगले बंदे को रिस्पेक्ट कर रहे हो तो वो उस पर लाजिम हो जाता है कि वो आपको रिस्पेक्ट। बहुत कम ऐसे लोग अनफॉर्चुनेटली होते हैं जो आपको उस चीज को वो नहीं कर पाते, वो रिस्पेक्ट नहीं कर देते। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल, कि आप उसको रिस्पेक्ट कर लेते हो, आप उसकी पोस्ट को रिस्पेक्ट कर लेते हो, आप उस इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट करते हो, तो आपको जरूर रिस्पेक्ट करता है। वंस यू ब्रिंग द फैक्ट ऑफ रिस्पेक्ट इनटू द रिलेशन एंड कम्युनिकेशन, उसमें से फिर आप प्रोडक्टिविटी लेकर आ जाते हो। जब बांड बन जाता है ना, प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद उस चीज में आ जाती है। फिर हमारे पास आ जाता है कि टॉक विद स्लो स्पीड। चीजों को ना इस तरह ना बोले कि सर हम एक सेमिनार करना चाहते हैं, आप उसमें अगर हेल्प आउट कर सके तो ये बहुत बड़ा आपका वो हो जाएगा हम पर, इस तरह नहीं, स्लोली, ग्रेजुअली, आराम आराम से चीजें बताएं। सर हम एक सेमिनार करना चाहते हैं, उसमें हम चाह रहे थे कि जो आपकी प्रेमिसेस है जिसमें आप हमें हेल्प आउट कर सकते हो, उसमें अगर आप हेल्प आउट कर सके तो आपका हमारे ऊपर बहुत शफकत होगा। ये अब सेम थिंग गोस, अगर इस तरह होगा कि सर आप हमारे बड़े हैं, ठीक है, आप ये बात करते कि आप हमारे बड़े, आपका बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा। नाउ इफ आई रिफ्रेश दिस थिंग कि सर अगर आप ये काम कर ले तो ये आपका बहुत शफकत का हाथ हमारे सर पर आ जाएगा। रिफ्रेश कर दिया मैंने, अगले बंदे को लगता है हाँ कोई प्रोफेशनल लोग आए हैं। तो भागे नहीं चीजों के दौरान, तेज तेज बातें नहीं करें, सही है। कहीं पे अगर आप किसी कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, अवॉइड डूइंग दिस, टेक पॉज। अगर आप किसी कंफ्यूजन का शिकार होते हो, पॉज ले लें, रिलैक्स करें और फिर बात शुरू करें। अगर आप ये दरमियान में करते रहते हो ना, वो सर मैं ये, उसका बहुत बुरा इंपैक्ट आता है। स्टॉप टॉकिंग, चुप रहें। जब तक आप अपने मैसेज पे क्लियर नहीं होते तब तक चुप रहें। वंस यू आर क्लियर इन योर माइंड, दिस ब्रिंग कॉन्फिडेंस इन योर टोन, फिर बात करें। समझ आ रही है? फिर हमारे पास आ जाता है कि जो आपसे पूछा जाता है सिर्फ उस चीज का जवाब दें जो आपसे पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जाता है कि ब्लड चेन पाकिस्तान कब से काम कर रहे हैं, सही है, तो आप सिर्फ ये कहें सन 2016 से लेकर सर अब तक। कहानियां बताना नहीं, कहानी आपने नहीं शुरू करनी।
ना अगले बंदे के पास टाइम है, और आप अपने लिए मसाइल खड़े कर रहे हो। जितना आप ज्यादा बोलेंगे उतनी ही ज्यादा गलतियां आपसे होंगी। सो मेक श्योर करें कि आपसे जितना पूछा जाता है या जितना आपको लगता है कि बोलना चाहिए उतना बोले, इससे आगे नहीं बोले। फिर हमारे पास आ जाता है कि ये तो हमारे तरफ से हो गया। अब दूसरा बंदा है, ही इज टॉकिंग, सही है, वो बात कर रहा है, ठीक है, उसको आपने इंतहाई ज्यादा तवज्जो के साथ सुनना है, इंतहाई तवज्जो के साथ सुनना है। जब वो बात कर रहा है तो आपने एक फिल्म आई कांटेक्ट उससे रखना है, इधर उधर नहीं देखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बात कर, रेहान आप इधर आए, आप इधर आए जरा। अब ये रेहान फॉर एग्जाम्पल, मैं इनसे बात कर रहा हूं, ठीक है, ये ऑफिसर है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े पोस्ट पे ऑफिसर है, और मैं इसमें इस काम करने के सिलसिले, मेरा काम है, मैं उस काम करने के सिलसिले में गया हूं। अब ये बंदा बात करे, अब कोई भी बात करे, वालेकुम सलाम, कुछ भी बात करें, कैसे हैं आप, ठीक हो, क्या हाल है, खैरियत है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ब्लड चेन पाकिस्तान, और ये यू फील द डलनेस बिटवीन द कन्वर्सेशन, देख रहे हो आप। अब मेरी अटेंटिवनेस नहीं है, मैं अटेंटिव नहीं हूं, थैंक यू वेरी मच, आना बैठ जाए, मैं अटेंटिव नहीं हूं, मैं उधर उधर देख रहा हूं, मेरा आई कांटेक्ट नहीं है, तो उस चीज का क्या असर आ रहा है? अगले बंदे को बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल फील हो रहा है, बंदा है कौन, कहां से उठ के आ गया। अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो एंड यू वांट टू मेक द बॉन्ड, तो उसमें आपने मेक श्योर करना है कि वही मैनरिज्म की, मैंने जिस तरह पहले अर्ज किया था, मैनरिज्म का, कि आपने उस बंदे को बहुत ही तवज्जो के साथ और इज्जत के साथ सुनना है। एंड दिस थिंग, अगर आप उसको इज्जत के साथ सुन रहे हो तो वो आपको इज्जत भी देंगे, आपका काम भी करेंगे, एंड यू विल एबल टू लर्न समथिंग न्यू। अगर अल्लाह ने उसको इज्जत दी, एक पोस्ट दिया, तो उसके काबिल होंगे, तब वो जाके वहां पे बैठा है, उसके पास कुछ इल्म होगा, आप उनसे बहुत कुछ सीख भी सकते हो इस दौरान भी। जिस तरह मैंने पहले कहा कि कम बोलना है, जितना कम बोलोगे उतनी ही कम आपसे गलतियां होंगी। आगे जाएं सर। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है, कीप थिंग्स वेरी कंसाइज एंड ब्रीफ, गो फॉर डिटेलिंग ओनली इफ आस्क्ड और यू फेल्ट द नीड। आपने जो चीजें हैं जो आप वहां पे बता रहे हो, उसको आपने बहुत ज्यादा शॉर्ट, ब्रीफ और कंसाइज रखना है। ज्यादा लंबी कहानियां सुनाओगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं थैलेसीमिया का हम जब वो कर रहे होते थे, अवेयरनेस दे रहे होते थे, तो मोस्टली हमारे पास डॉक्टर कम्युनिटी तो है नहीं, मेडिकल तो हर किसी का, अब टैक्सी वाले को अगर मैं अवेयरनेस दे रहा हूं तो उसको तो ये नहीं पता कि थैलेसीमिया क्या है, बीटा थैलेसीमिया क्या है, अल्फा थैलेसीमिया, ये सारी चीजें तो नहीं पता है उनको। अब आपने करना इस तरह है कि जो अगला बंदा बैठा है, उसके माइंडसेट के मुताबिक आपने चीजों को बहुत ज्यादा कंसाइज, शॉर्ट और ब्रीफ रखना है। समझ आ रही है? आसान रखना है ताकि उनको समझ आ जाए। अगर वो आपसे पूछता है, सॉरी, अगर वो आपसे पूछता है तो मुझे डिटेल से बताएं, तब आप डिटेल से बता सकते हैं। अगर वो पूछता नहीं, या अगर आपको लगता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक बात की कि मुझे फिर इसके बाद लगा कि तो उस बंदे को समझ नहीं आया, तब आप डिटेल से उनको बता सकते हो। अदर देन दैट, बहुत कंसाइज रखें, शॉर्ट रखें अपनी चीजों को, जितना शॉर्ट रखोगे उतना ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस थिंग, नेवर एवर यूज स्लैंग्स। किसी भी फॉर्मल मीटिंग में या इवन इनफॉर्मल मीटिंग में, जब तक आप दोस्तों के साथ, फॉर एग्जांपल किसी के साथ गपशप है, तब तक तो ठीक है, अदरवाइज मेरे ख्याल से उसको भी अवॉइड करना चाहिए। स्लैंग्स कभी भी यूज नहीं करो, गाली गलोच बहुत दूर की बात है, स्लैंग्स कभी भी यूज नहीं करो। जिस तरह आप यूज करते वर्ड्स, यारा, इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं, जो स्लैंग्स है, कभी भी फॉर्मल मीटिंग में ये चीजें यूज में नहीं आनी चाहिए, कभी भी। बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ता है। मैं यहाँ पे सूट बूट पहन के चला जाता हूं और वहां पे मैं कहता हूँ, यार जमूंगो दगदे सेमिनार रा रवान दिक्कत आगे की तासुमुंग अलग फैसिलिटेट की, जो अगला बंदा बैठा हो तो कहते यार मैं आपका यार कहां से बन गया हूं भाई। समझ आ रही है? इस तरह बहुत सारे ऐसे स्लैंग्स हैं, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पता है, शायद आप लोगों को पता होंगे, लेकिन अगर कहीं पे ऐसे स्लैंग्स है जो आपको लगता है कि ये इनफॉर्मल है, कभी भी उस चीज को प्लीज ना यूज करें। आप अपने खुद के लिए भी और ब्लड चेन पाकिस्तान के लिए भी कभी भी यूज ना करें। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है, while talking always keep the great and firm eye contact, it makes your message and statement prominent if you're talking to someone and you're talking with the great eye contact। समझ आ रही है? जिस तरह मैंने आपके सामने एक शो किया रेहान का, रेहान से जब मैं बात कर रहा था, अब मैं उसके साथ अगर इस तरह आई कांटेक्ट के साथ अटेंटिव होकर बात करूं, दैट विल ऑलवेज ब्रिंग द कनेक्शन। सही है? तब कनेक्शन पैदा होगा जब आप उस बंदे को अटेंटिवली सुनोगे और अटेंटिवली उनसे बात करोगे। इट्स अ गेम चेंजर। ट्रस्ट मी, इफ यू आर टॉकिंग टू समवन एंड यू हैव अ ग्रेट आई कांटेक्ट विद देम, जब तक वो आंखें ना हटाए ना, अपने नहीं हटानी। कहीं पर भी इस चीज को अप्लाई करो, इट्स अ गेम चेंजर। बहुत तगड़ा आई कांटेक्ट रखो। अच्छा, when you listen, look at the person, else it feels like disrespectful। फिर वही बात हो गई कि अगर आप
अगर आप किसी बंदे को सुन रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, सुन रहे हो, और उस दौरान भी आप इधर उधर देख रहे हो, तो अगले बंदे को बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। सेम गोस फॉर द थिंग कि अगर आप इस चीज को मोबाइल फोन यूज कर रहे हो इन बिटवीन मीटिंग्स, जिस तरह मैं बात करूं, सर क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता हूँ? थैंक यू। अब लुकमान साहब मुझसे बात करेंगे और इस दौरान मैं मैसेजेस कर रहा हूँ, किसी को भी मैसेज करो, लुकमान साहब जरा बात करें मुझसे। सर मैं बस परसों आया था। जी जी बताएं। वो असल में क्या बोला आपने? वो मैं सर गांव गया था ना। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है, इसको हम एक्टिविटीज के थ्रू करते, लेकिन मुझे टाइम बहुत कम मिला है, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ उस चीज को। इस तरीके से अगर आप, थैंक यू वेरी मच सर, इस तरीके से अगर कोई बंदा आपसे बात कर रहा है और उस दौरान आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो या इधर उधर देख रहे हो, तो मसला ये हो जाता है कि अगले बंदे को बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। फिर अगर उस बंदे ने आपका काम करना भी है, या ये सोशल वर्क का मीटिंग नहीं है, आप जहन से निकाले बिजनेस मीटिंग है आपका, किसी भी के साथ बिजनेस मीटिंग है, उसमें अगर आप ये हरकत कर रहे हो कि अगला बंदा आपसे बात कर रहा है और आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, आपको खुद वेयर्ड लगता है। इवन घरों में ये बहुत ज्यादा मसला आ रहा है आजकल। मैंने इस चीज को नोटिस किया हुआ है कि जो शाम को एक फैमिली गैदरिंग होती है, खाने पे हम इकट्ठे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे पश्तूनों का एक रिवाज है, खाना इकट्ठा खाते हैं हम। उसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम अबू बात कर रहे होते हैं, या मतलब कोई भी बड़ा बात कर रहा होता है, और उस दौरान इस तरह आप मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हो, तो मोबाइल फोन जब आप यूज कर रहे होते हो तो अगले बंदे को डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। मुझे नहीं लगा, आपके अबू को जरूर लगता होता है। आई एम सॉरी फॉर दिस थिंग। सही है। तो एक तो डिसरिस्पेक्टफुलनेस जो है ना, उस चीज में आपका अगले बंदे से कनेक्शन खत्म होता है। डिसरिस्पेक्ट और इल मैनर्स के साथ कनेक्शन खत्म होता है। कनेक्शन खत्म, कम्युनिकेशन में कमी, कम्युनिकेशन में कमी, मसाइल सामने, घर में भी मसले, प्रोफेशनल लाइफ में भी मसले, हर जगह पे भी मसले। अच्छा, ये चीज हमने मेरे अंदर खुद भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़ी बहुत इस चीज पे काम किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम इफ यू आर इंटरेक्टिंग विद समवन आउटसाइड, आउटडोर मीटिंग है, रास्ते में खड़े हो गए, एक तो दोस्त होते हैं उसके साथ तो ओके। इफ यू आर वेयरिंग सन ग्लासेस, सन शर्ट जो होते हैं, ब्लैक गॉगल्स पहने आपने जिस तरह, तो अगर आपने वो पहने, प्लीज वो उतार के बात किया, वो अगले बंदे को फिर लगता है कि हाँ बंदे ने इज्जत के साथ ये उतारे हैं। बहुत सारे टाइम आपने देखा होगा क्रिकेट मैचेस में जो मैन ऑफ द मैच दे रहे होते हैं, सही है, मैन ऑफ द मैच दे रहे होते हैं, तो उसमें से वो प्लेयर जो है वो इस तरह कैप पकड़कर, आपने नोटिस किया होगा, ये मुझे लगता है एक वेस्ट से कोई आया हुआ वैल्यू है। अगर आप कैप पकड़ते हो, पता नहीं कहां से, बहरहाल इसको कंसिडर किया जाता है एज अ फैक्ट ऑफ रिस्पेक्ट। सेम गोज फॉर दिस थिंग। अगर आप किसी के साथ इंटरेक्शन करें और आप गॉगल्स, ये नजर वाले चश्मे नहीं, आपने धूप के लिए पहने होते, आप वो उतार लेते हो, तो वो अगले बंदे को लगता है कि हाँ बंदे ने इज्जत के साथ उतारी है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये चीज आप हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इस चीज को ओवररेटेड या अंडररेटेड किया जाता है कि आप पर्ची ना रखें अपने पास। बहुत गलत बात है, पर्ची रखा करें, खुदा के लिए पर्ची रखा करें। आप जब भी किसी मीटिंग के लिए जाते हैं, अपने पास पर्ची पे सारे बुलेट्स पॉइंट लेकर जाएं। इवन इफ यू आर टॉकिंग टू समवन ऑन सेल फोन, कॉल पे बात कर रहे हो, इंपॉर्टेंट कॉल है, ऑफिशियल कॉल है, आप मेक श्योर करें कि इस बंदे ने मुझे 5 मिनट दिए हैं, तो उसमें से मैंने मेक श्योर करना है कि मैंने अपने सारे पॉइंट्स यहाँ पे अपने सामने लिखूंगा और उसको फिर बताऊंगा। अगर आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ना लिखने की वजह से मिस कर जाते हो, तो इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कॉल किए, 5 पॉइंट्स मैंने इंपॉर्टेंट बताने, उसमें से मैं एक मिस कर जाता हूं, क्योंकि हमारा कंसेप्ट है कि पर्ची से आपने नहीं पढ़ना है। समझ आ रही है? या आप प्रेजेंटेशन इस चीज को बनाएं, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो या कहीं पर मतलब किसी मीटिंग में जा रहे हो, अपने पास लैपटॉप रखें, प्रेजेंटेशन से बताएं चीजें। अगर आप प्रेजेंटेशन से नहीं बताना चाहते, पर्ची पे पॉइंट्स अपने पास जरूर लिखा करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, फिर ये हमारे पास आ जाते हैं, ये मैंने बहुत शॉर्ट लिखे, टाइम मेरे पास कितना रहता है मेरे भाई? 14 मिनट्स, फिर मेरे ख्याल से हो जाता है। रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, ये हमें सोशल वर्क में इन चीजों की बहुत ज्यादा वो आ जाती है, फायदा होता है। अगर आप कोई प्रपोजल तैयार करते हो, प्रपोजल मोस्टली हम इवेंट्स कर रहे होते हैं, उसमें फिर हमें समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन को, स्पॉन्सर को प्रपोजल की कैसे देना है और क्या लिखना है उसमें। सबसे पहले अगर आप प्रपोजल तैयार कर रहे हो, उसमें आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक इंट्रोडक्शन देना है, बहुत ही कंसाइज इंट्रोडक्शन देना है। फॉर एग्जांपल, ब्लड चेन पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन अगर लुकमान भाई आप बहुत ही कम अल्फाज में दे, तो वो कैसे आप देंगे? पिछले 6 सालों से। अब इसने यहाँ पे कहा पिछले 6 सालों से, अब अगला बंदा सोचेगा, आप कैलकुलेशन करेगा, 2024 से 2024 से 6 हटाओगे तो 2018। नाउ यू हैव टू राइट इट लाइक दिस। Blood Chain Pakistan is working on the availability of blood and eradication of thalassemia since 2018। इस तरह 6 सालों वाला सीन नहीं है, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन दे देते हो, फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है,
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो आप लिख लेते हो। आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ब्लड अवेलेबिलिटी फॉर थैलेसीमिया एंड नॉन थैलेसीमिया पेशेंट। इसके अलावा फिर आपका आ जाता है कि थैलेसीमिया इरेडिकेशन। आपका तीसरा जो आ जाता है वो आ जाता है वॉलंटियर डेवलपमेंट, जो आज का प्रोग्राम और इस तरह हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, वॉलंटियर डेवलपमेंट। ये सारे आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। फिर आपके पास आउटपुट्स आ जाते हैं, जो इवेंट आप कर रहे हैं, जो खास स्पेसिफिक एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके क्या आउटपुट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे एक कंपास के नाम से वर्कशॉप कर रहा हूं, उसके क्या आउटपुट्स होंगे। इससे फायदा ये होगा कि हमारे जो वॉलंटियर्स है उसको हम ट्रेन करेंगे, उससे ट्रेन करने से सॉरी उससे ट्रेन करने से फायदा ये होगा कि उसके प्रोफेशनल लाइफ के लिए वो स्किल्स उनके पास आ जाएंगे। दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि वो प्रोफेशनली काम करेंगे। ऑब्वियसली जब आप प्रोफेशनल काम करते हो तो ज्यादा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उस पर ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती है, ज्यादा ब्लड आप अरेंज करते हो, ज्यादा थैलेसीमिया अवेयरनेस पे काम करते हो। इस तरीके से आप अपने उसके आउटपुट लिखते हो। फिर आप बजट प्लान तैयार करते हो। अब बजट प्लान का ये होता है कि आपने एक से लेकर अखीर तक, अलिफ से लेकर अखीर तक सारी चीजें एक स्पेसिफिक उस फ्रेम में लिखने हैं, और आपने उन चीजों के साथ जो मार्केट की वैल्यू है या कोटेशन है वो आपने जाहिर करने हैं। समझ आ रही है? ये जब आप स्पॉन्सर को मोस्टली अप्रोच करते हो उसके लिए बजट प्लान होता है। फिर बजट प्लान के अंदर कैटेगरीज होते हैं कि आप हमें किस कैटेगरी में स्पॉन्सरशिप देना चाहते हो। फॉर एग्जांपल ये अभी पीएसएल हो रहा है जिसमें स्पॉन्सरशिप को लेकर बहुत ज्यादा रोले भी हो रहे हैं कि केएफसी को स्पॉन्सर नहीं करना चाहिए था, ये हो। बहरहाल उस चीज में हम तो कुछ ये भी कर सकते हैं कि बाइकाट कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप अगले बंदे को ये बताना चाहते हो कि अगर आप मेरा इवेंट स्पॉन्सर कर रहे हो तो आप किस कैटेगरी में करोगे। अगर सबसे जो हाईएस्ट कैटेगरी है उसमें करना चाहते हो तो उस कैटेगरी का नाम है डायमंड कैटेगरी या गोल्ड कैटेगरी, जो भी है। इसके बाद वाली कैटेगरी, उसके बाद वाली कैटेगरी, ये कैटेगरीज डिफाइन कर लेते हो। अब आपने जो स्पॉन्सरशिप को, अगर आप स्पॉन्सर को अप्रोच कर रहे हो तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको क्या फायदा दे रहे हो। फॉर एग्जांपल आप ठीक है ब्लड अवेलेबिलिटी में भी काम कर रहे हो, बहुत अल्लाह वाले काम कर रहे हो, मैं बिजनेस वाला बंदा हूं, मुझे अपने फायदे बताओ। ये क्लियर कट सवाल जो सवाल आता है बंदों से व्हेन यू गो फॉर द स्पॉन्सरशिप, सही है। तो उसको आप ये कहेंगे कि सर आपकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, मार्केट में आपका एक गुडविल गेस्टर आ जाएगा कि आप जो है सोशल वर्क के लिए काम कर रहे हो, बहुत सारे और फायदे आप उनको बताएंगे कि ये फायदा आपको हो जाएगा, और ये बुलेट फॉर्म में होने चाहिए, लंबे लंबे कहानियां नहीं। उसके बाद पर आ जाता है कि व्हाट विल दे गेट, उसके बाद क्या गेट करेंगे। इसमें हम ऐड करते हैं कि सर हम आपको शील्ड प्रोवाइड करेंगे, हम आपके साथ एमओयू करेंगे, हम आपके साथ इस तरीके से आगे काम करेंगे कि आप हमारे पार्टनर बन जाएंगे। अगर कहीं पे हमारा वेंचर होगा तो उसमें हम आपको फैसिलिटेट करेंगे एज अ पार्टनर। फिर आपके अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो कॉन्टैक्ट पर्सन होता है वो आपने ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल लुकमान साहब ने एक यहाँ पे एक प्रपोजल सबमिट की है, तो लुकमान साहब का ईमेल, ऑफिशियल ईमेल जो है, ऑफिशियल ईमेल ब्लड चेन पाकिस्तान के नाम से होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ब्लड चेन पाकिस्तान के मेंबर है तो आपका जो ऑफिशियल ईमेल है, खासकर जो बंदे इस तरीके से कॉन्टैक्ट ऑफर कर रहे होते हैं कहीं पे ऑफिस वगैरह में, उसमें आपका ऑफिशियल ईमेल फॉर एग्जांपल lukmanhakim.bloodchainpakistan@gmail.com, ब्लड चेन पाकिस्तान या बीसीपी उसमें मेंशन होना चाहिए। सो उससे बहुत अच्छा इंपैक्ट होता है। फिर ऑफिशियल लेटर्स इस तरह होते हैं, इसका ज्यादा फायदा नहीं होता, ईमेल का ज्यादा मेरे ख्याल से हमारे सोशल वर्क से वो नहीं है। आप नेक्स्ट पे जाए सर। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन एक कम्युनिकेशन का जिसमें बहुत सारे लोग, रुकमान साहब मुझे टाइम बताते जाइएगा, 7 मिनट्स। अच्छा हम इस पे बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे होते हो, प्रेजेंटेशन कर रहे होते हो, सबसे पहले आपने वही बात करनी है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अगर आप राइमिंग अल्फाज में कर लेते हो मजा आ जाता है उस चीज में। मेरा नाम सनाउर रहमान है और मैं फलाने ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक है। अब इस चीज को अगर आप इस तरह, माय नेम इज सनाउर रहमान मोहसिन एंड आई एम वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस दिस डेट, ठीक है, और ये मेरा डिजिग्नेशन है। फिर हमारे पास आ जाता है कि जब भी आप प्रेजेंटेशन करते हो, मेक श्योर कि आपके पास थोड़ी सी वोकैबुलरी, आजकल बहुत आसान है, गूगल पे जाए, वोकैबुलरी ढूंढे, अपने प्रेजेंटेशन के अंदर खूबसूरत खूबसूरत अल्फाज डालें, सोफिस्टिकेटेड। अगले बंदे को आप जो है इस चीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। नाउ जो मसला हमारे पास आ जाता है कि प्रेजेंटेशन में बहुत सारे लोग इस तरह हैं जो कि प्रेजेंटेशन से डरते हैं, सही है। उसका हल यह है, व्हेन यू कम टू द रोस्ट्रम, अगर आप श्यूरिंग है और आप डर रहे हो तो आपके पास अगर मार्कर है, समझ आ रही है, या रोस्ट्रम है तो फिर तो ठीक है। ये देखिए मेरे हाथ देखें, ये मैंने ऐसे पकड़ी ले सर, इसका इंपैक्ट बताएंगे फिर आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट चीज में। ये आपने इस तरह पकड़ लिया, ठीक है, और जितना जोर से आप पकड़ सकते हो ना उतना जोर से पकड़ें, आपका सारा जो प्रेशर है वो इस चीज पे निकल जाता है, ठीक है। अब टेक्निकली आई डोंट नो कि इसका क्या इंपैक्ट होगा, वो सर फिर आप लोगों को समझा देंगे। लेकिन यह है कि अगर आप सारा जो है इस रोस्टर को पकड़ लेते हैं, इवन अगर आपके पास मार्कर है, मार्कर को लेकर अगर आप इस तरह खड़े होते हो, अगर बंदे को नहीं आप फील होने देते, पेन दे दी, कोई मसला नहीं, और आप इस तरह खड़े होते हो, आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कॉन्फिडेंटली गुड पोस्टर के साथ, और आप यूं कर लेते हो, सारा जोर इस पे निकल जाता है, एंड दैट एक्चुअली वर्क्स। आप इस चीज को अपने अगले प्रेजेंटेशन में अप्लाई करें। फिर
एक प्रेजेंटेशन के लिए जो है क्या जरूरी है, एक टेक्निक है 3 P's के नाम से। उसका जो अगर मैं क्रक्स बताऊं वो ये है कि आपने अपना प्रेजेंटेशन बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, खुद तैयार करना है। गूगल से चीजें डालने के बजाय आपने अगर उस चीज में खुद चीजें ऐड की है तो दैट विल बी एन ईजियर थिंग टू डू। सही है। और अच्छे तरीके से तैयार करें, पूरे प्रेजेंटेशन पे आपका ग्रिप होना चाहिए, याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे आपको चीजें याद होनी चाहिए। मतलब आसान अल्फाज में अगर मैं समझाऊं ना, आपने अपने प्रेजेंटेशन को 1 से लेकर 100 तक ऐसे रट्टा लगाना है। रट्टा अगर नहीं लगा सकते हो तो उसको अंडरस्टैंड इस तरह करना है कि अगला बंदा कोई भी क्वेश्चन करे तो आपको फिंगर टिप्स पे वो चीजें याद हो। नंबर 2, द पोस्चर। जिस तरह मैंने कहा कि आपका पोस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका जो टोन है, आपका कॉन्फिडेंस है, दैट मस्ट बी अ गुड वन। समझ आ रही है। डलनेस, लेजीनेस, ये वाली चीजें प्रेजेंटेशन में बिल्कुल मजा नहीं आता, अगला बंदा बोर होता है। मेरे प्रेजेंटेशन में भी चंद लोग इस तरह शायद बोर हो रहे होंगे, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। इसके लिए चीजें जिन्होंने सीखी है अपनी जिंदगी में, जो नए हैं शायद वो बोर नहीं हो रहे हो। फिर उसके बाद आप प्रेजेंट करें, अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, सुने, ऑडियंस को सुने, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। फिर जब आप सबसे पहले ऑडियंस को सुन लेते हो, उसके एक्सपेक्टेशंस को सुन लेते हो, तब जाके आप जो है वो कर लेते हो, एक मिड वे निकाल लेते हो और उस पर बात कर लेते हो। दैट मेक थिंग इंटरेस्टिंग फॉर द ऑडियंस। फिर हमारे पास आ जाता है कि अगर आपको लगता है कि ऑडियंस को इन्वॉल्व करना चाहिए इस चीज में, जिस तरह मैंने ऑडियंस को कैसे इन्वॉल्व किया, लुकमान साहब से मैंने एक क्वेश्चन पूछा, रेहान को मैं लेकर आया, इस तरीके से आप ऑडियंस को इन्वॉल्व कर सकते हो। आई हैव लर्न दिस थिंग कि इस चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है प्रेजेंटेशन के अंदर। आप अपने पास पानी जरूर रखा करें। फायदा यह होता है, जिस तरह मेरा गला सूख गया था, मैंने पानी पिया, नाउ आई फील गुड। इसके अलावा फायदा यह होता है कि मुझे ऐसा लगता है, पर पता नहीं लोग इस तरह कहते होंगे, समझते होंगे कि अगर आपके पास पानी का एक बोतल होता है, दिस ऑलवेज गिव अ प्रोफेशनल लुक कि बंदे ने हरी में भी नहीं है, बंदा कॉन्फिडेंस भी उसका शैटर्ड नहीं है, ठीक ठाक जा रहा है, अपने पास पानी लेकर जा रहा है। इट्स ओके, इट्स ओके कि आपका गला अगर सूखता है तो आप पानी पी सकते हैं, कोई इस चीज में मसला नहीं है। टेक पॉजेज, पॉजेज आप जरूर लिया करें। इस तरह के से जो मतलब एक फ्लो में आप बोल रहे थे, इस मैंने मेरे अपने प्रेजेंटेशन में भी ये मसला अभी आ रहा था कि मैं बहुत ज्यादा फ्लो में बोल रहा था। बहरहाल उसका अलग वो है कि मेरे पास टाइम कम था इसलिए, और मैं नॉलेज ज्यादा देना चाह रहा था, इस वजह से मैंने ज्यादा पॉजेज नहीं लिए। लेकिन यह है कि आप अपने प्रेजेंटेशन में जरूर पॉजेज लिए। पॉजेज जब आप लेते हैं तो इसका फायदा यह होता है कि आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। इन बिटवीन आप कोई चीज भूल जाते हो या कोई इस तरह का सीन हो जाता है, आप पॉज लेते हो, वापस जाते हो, पानी पीते हो, उससे आपका रिलैक्स हो जाते हो और चीजें याद आने लगती है। अगर आप कोई चीज भूल जाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं ब्लड चेन पाकिस्तान को लेकर प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, अब मैं भूल जाता हूँ कि ब्लड चेन प्रेशर आ जाता है, इतने बड़ी ऑडियंस बैठी हुई है, ये तो बहुत कम है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, 100-200 लोग बैठा होता है, तो उस की सिचुएशन में मैं कुछ चीज भूल जाता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि ब्लड चेन पाकिस्तान ने कब से काम शुरू किया था, याद होता है 2-3 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ। इट्स ओके टू आस्क क्वेश्चंस, कोई मसला नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। लुकमान साहब मैं भूल गया हूँ, जरा बताएं मुझे कि ब्लड चेन पाकिस्तान ने कब से काम शुरू किया? 2018 से। सही है, आप पूछ सकते हैं, ब्रेक ले लें, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। अगर आपने कोट पहना हुआ है और आपकी गर्मी लग रही है प्रेशर की वजह से, किसी भी मसले की वजह से, कोट उतारे, जाएं, रखें, फिर आएं, तो कुर्सी पे, मतलब रूम से बाहर ना जाएं, कुर्सी पे अपना कोट रखें और फिर आएं, रिलैक्स करें। जितना आप रिलैक्स रहोगे उतना ही आपको होगा। अच्छा, जिस तरह अगर आपको मतलब कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है, आपका कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है और आपने कोई किसी तरीके से इन बिटवीन ये करना है कि टू ब्रिंग योर कॉन्फिडेंस बैक, तो उसमें से आप ये कर सकते हो कि आप ऑडियंस से दरमियान में सवालात पूछना शुरू करें। ऑडियंस से ये सवाल पूछे कि आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग। बहुत सारे इस तरह की चीजें हैं जो आप इसको ऑडियंस को क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑडियंस की इन्वॉल्वमेंट जो है, एक तो आपका उनके साथ कनेक्शन बन जाता है, दूसरा ये होता है कि जितना आप ज्यादा ऑडियंस को इन्वॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस आएगा। इस पे मैंने बात की, रिलीज द प्रेशर विद द रोस्ट्रम और मार्कर। इफ यू फील प्रेशराइज्ड, मार्कर पकड़े, रोस्ट्रम पकड़े, आपका प्रेशर इंशाल्लाह रिलीज हो जाएगा। ये तो मेरे ख्याल से मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाई कि एक जगह पे ना खड़े हो। अगर आप एक जगह पे खड़े होते हो तो आप प्रेजेंटेशन, वो हमारा जो सॉरी इफ देयर इज एनी लेक्चरर सिटिंग हियर, लेकिन फिर वो उस तरह लेक्चरर का होता है जो जिसकी बहुत बोरिंग क्लास होती है। अगर आप एक जगह, अगर आप मूव कर रहे हो तो ऑडियंस एक्चुअली सीज यू लाइक दिस, वो एक मतलब आपका वो बना होता है, कनेक्शन बना होता है। अगर आप एक जगह पड़े होते हो so that become a boring thing। फिर जो ये दो मैंने नोट पे उस तरह इससे पहले बात की, स्केजुअल थिंग्स, ये जिस तरह मैंने पर्ची की बात की है ना, मेरे पास तो पर्ची नहीं है, मेरे पास प्रेजेंटेशन है, इस तरीके से आपने अपने पास पर्ची या प्रेजेंटेशन जरूर रखनी है। समझ आ रही है? जरूर आपने पर्ची या प्रेजेंटेशन रखनी है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते थे जो मिस हो जाते थे अगर हम मेरे पास ये पर्ची ना होती। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड पे कॉल्स की वो है,
लेकिन मेरे ख्याल से मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। आई कैन शेयर दिस थिंग, इसमें बहुत सीक परमिशन, कॉल करने से हमेशा पहले परमिशन ले बंदे से, टेक्स्ट करे उस बंदे को कि सर मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। अगर वो कहता है कि हाँ कॉल करें, ठीक है। अगर वो कहता है नहीं मैं फ्री नहीं हूँ, बिल्कुल कॉल ना करें। कॉल तब ही करें जब आपको जरूरत हो। अगर एक काम मैसेज से चल सकता है, प्लीज कॉल ना किया करें। बहुत सारे लोग इस